शुभ प्रभात बच्चों। एक बार फिर आज हम एक नए वीडियो के साथ में आपके सामने उपस्थित हुए हैं। हमने हमारा जो लास्ट वीडियो रिलीज़ किया था उसमें मैंने आपको हाल ही में बोर्ड के द्वारा आपके सिलेबस में जो 40% की कटौती की गई है उसके सारे पॉइंट के बारे में आपको विस्तार से बताया था। और बोर्ड के द्वारा कटौती करने के पश्चात अब जो 60% आपका जो कोर्स रह गया है उसके अंदर आने वाले अध्यायों की हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा ये टॉपिक है उस बोर्ड के नवीन पाठ्यक्रम के अधीन ही आता है। हम जो मानवीय अधिवासों की चर्चा कर रहे थे उसमें हमने ग्रामीण अधिवासों की चर्चा हमारे पुराने वीडियो में कर ली थी। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं नगरीय अधिवासों की चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे बड़ा प्रश्न ये होता है कि नगरीय अधिवास आखिर कहते किसे हैं, नगरीय अधिवास क्या होते हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, नगरीय अधिवास शहरी अधिवासों की विपरीत स्थिति को दर्शाते हैं। यानी जैसे ग्रामीण अधिवासों में प्राथमिक क्रियाकलापों की प्रधानता देखने को मिल रही थी, ठीक उसी प्रकार से नगरीय अधिवासों में प्राथमिक क्रियाकलापों की जगह द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचमक क्रियाकलापों की प्रधानता पाई जाती है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि मानव के द्वारा निर्मित बस्तियों का एक ऐसा स्वरूप जहां पर प्राथमिक क्रियाओं की कमी देखने को मिलती है या जहां पर प्राथमिक क्रियाएं न के बराबर संपन्न होती हैं, ऐसी बस्तियों को नगरीय बस्तियों के रूप में जाना जाता है। और ऐसे मानवीय अधिवास जो मानव निर्मित करता है उन्हीं को हम नगरीय अधिवासों के रूप में परिभाषित करते हैं। अभी जो नगरीय अधिवास होते हैं इनमें क्या होने वाला है, या तो उद्योगों की क्रियाएं संपन्न होने वाली हैं, या व्यापारिक क्रियाएं, वाणिज्यिक क्रियाएं, परिवहन संबंधी क्रियाएं, यातायात संबंधी क्रियाएं। कहने का मतलब ये है कि सेकेंडरी, टेरिटरी, क्वांटरी जो ऑक्यूपेशन होते हैं या क्रियाकलाप होते हैं, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचमक क्रियाकलाप, इनमें प्रधानता देखने को मिलने वाली। दूसरे शब्दों में यदि हम ऐसा कहें कि नगरीय अर्थव्यवस्था जो होती है द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचमक क्रियाकलापों पर निर्भर करती है। तो मानव के द्वारा निर्मित किया गया ऐसा अधिवासों का स्वरूप जहां पर उच्चतर क्रियाकलापों की स्थिति हमें देखने को मिलती है, ऐसी क्रियाओं की प्रधानता वाले मानव अधिवासों को ही हम नगरीय अधिवास के रूप में परिभाषित करते हैं। अब देखिए, विश्व के अंदर अलग अलग भागों में नगरीय अधिवासों को परिभाषित करने के लिए अलग अलग पैरामीटर यूज किए गए, अलग अलग दशाओं को शामिल किया गया। तो इनमें से कुछ मुख्य दशाएं जिनकी हम चर्चा करते हैं, किस आधार पर हम किस बस्ती को नगरीय बस्ती या नगरीय अधिवास कह सकते हैं। तो उसके लिए जो आधारभूत दशाएं मानी गई हैं उनमें से कुछ की हम चर्चा कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली स्थिति है कि नगरीय जो अधिवास होने वाले हैं उसमें जनसंख्या का घनत्व तो ज़्यादा मिलने वाला है। सामान्य रूप से आप ये मान के चलिए कि विश्व के ऐसे अधिवास जहां पर जनसंख्या का घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक पाया जाता है, ऐसी मानवीय बस्तियों को हम शहरी या नगरीय अधिवासों के रूप में परिभाषित करते हैं। दूसरी जो दशा देखने को मिलने वाली है वो त्वरित गतिशीलता देखने को मिलने वाली है। ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या का बदलाव अतिशीघ्रता से संपन्न होता है। तो अतिशीघ्रता से संपन्न होने वाले जनसंख्या बदलाव की ऐसी स्थिति वाले क्षेत्रों को शहरी अधिवासों के रूप में या नगरीय अधिवासों के रूप में परिभाषित किया जाता है। एक और स्थिति इसमें देखने को मिलने वाली है, ज्यादातर जो लोग होंगे वो गैर प्राथमिक क्रियाकलापों में संलग्न होने वाले, जिसकी हम चर्चा थोड़ी देर पहले की थी कि जहां प्राथमिक क्रियाकलापों की प्रधानता मिलेगी वो तो क्या कहलाएगा, ग्रामीण अधिवास कहलाएगा। और जहां पर गैर प्राथमिक क्रियाकलापों की प्रधानता देखने को मिलेगी वो क्या कहलाएगा, नगरीय अधिवास कहला जाएगा। तो यहाँ पर गैर प्राथमिक क्रियाकलापों की प्रधानता देखने को मिलती है। नगरीय बस्तियों या नगरीय अधिवासों के अंदर पर्याप्त मात्रा में रोजगार की उपलब्धता होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उद्योग धंधों का विकास हो जाता है, विभिन्न प्रकार की परिवहन, यातायात, संचार और बैंकिंग संबंधी सुविधाओं का विकास हो जाता है। तो बाहर से आने वाले लोगों के लिए पर्याप्त मात्रा में रोजगार के अवसर उपलब्ध हो जाते हैं
और अपने इन्हीं आकर्षण के कारण बाहरी क्षेत्रों से लोग ऐसी बस्तियों में या ऐसे अधिवासों में आकर क्या करते हैं, बसते हैं। विश्व में जहां भी हमें नगरीय अधिवासों की स्थिति देखने को मिलेगी, वहां पर आने जाने के लिए जो आवागमन के मार्ग, हम ऐसा कहें कि जो सड़कें हैं और वो पक्की मिलने वाली। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का स्वरूप मुख्यतः या तो कच्ची सड़कों के रूप में मिलने वाला है या कंक्रीट युक्त सड़कों के रूप में मिलने वाला। लेकिन शहरी अधिवासों के अंदर जो सड़कें मिलने वाली हैं वो पक्की सड़कों के रूप में हमें ज़्यादा देखने को मिले। इसमें सीमेंट से निर्मित सड़कें भी हो सकती हैं और डामरीकृत सड़कें भी हो सकती, लेकिन मुख्यतः सड़कों का जो स्वरूप हमें देखने को मिलेगा वो पक्की सड़कों के रूप में हमें देखने को मिलने वाला है। दूसरा, मकानों की स्थिति। ग्रामीण अधिवासों में जो लोग मकान बनाते हैं उसमें मुख्यतः हो सकता है कच्ची सामग्री के द्वारा बनाया गया मकान हो, घास है, फूस है, खपरेल है, चद्दर है, प्लास्टिक है, इन सभी सामग्रियों से बने हुए मकानों की प्रधानता हमें देखने को मिलती है ग्रामीण अधिवासों के रूप में। लेकिन शहरी अधिवासों के अंदर लोगों का जो आर्थिक स्तर होता है वो ऊंचा उठ जाता है और आर्थिक स्तर के ऊंचा उठ जाने के कारण ऐसे क्षेत्रों में मकान बनाने के लिए जो भवन निर्माण सामग्री प्रयुक्त की जाती है वो मुख्यतः पक्के मकानों के स्वरूप को दर्शाती है। और ऐसे मकानों में मुख्य रूप से या तो सीमेंट का प्रयोग किया जाता है या कंक्रीट का प्रयोग किया जाता है, ईंट का प्रयोग किया जाता है, पत्थर का प्रयोग किया जाता है और आजकल बढ़ती हुई तकनीक के साथ साथ में इस्पात और शीशे का प्रयोग भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो शहरी अधिवासों में मुख्यतः जो मकान देखने को मिलेंगे उनका स्वरूप भी हमें पक्के मकानों के रूप में विशेष रूप से देखने को मिलेगा। शहरी अधिवासों में यातायात की पर्याप्त संभावनाएं विद्यमान रहती हैं, यातायात और संचार के पर्याप्त साधन मौजूद रहते। ग्रामीण अधिवासों में क्या होता है, जनसंख्या की संकुलता कम पाई जाती है और इसी कारण बाहरी क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी भी कम मिलती है, संलग्नता या संबद्धता कम पाई जाती है और साथ ही यातायात और परिवहन के साधन भी सीमित देखने को मिलते हैं। निश्चित समय के आधार पर चलने वाले साधनों की प्रधानता मिलती है। लेकिन शहरी अधिवासों के अंदर क्या होता है, पर्याप्त यातायात और परिवहन के साधन उपलब्ध होते हैं और साथ साथ में व्यक्तिगत यातायात के साधनों की अधिकता देखने, हर व्यक्ति के पास या हर परिवार के पास अपना एक निजी साधन होता है, चाहे वो 2 व्हीलर के रूप में हो चाहे वो 4 व्हीलर के रूप में हो, तो व्यक्तिगत साधनों की भी अधिकता देखने को मिलती है। इसके साथ ही हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, उच्च शिक्षा और गहन चिकित्सा की सुविधा का उपलब्ध होना। आपको इस चीज़ का बहुत अच्छी तरह पता है कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर उच्च शिक्षा की व्यवस्था नहीं होती। यहाँ पर अधिकतर जो स्कूल पाए जाते हैं वो छोटे स्तर के स्कूल पाए जाते हैं, या तो 5वीं तक होंगे या 8वीं तक होंगे, ज़्यादा होंगे 10वीं और 12वीं तक मिलेंगे। तो अधिकांश ग्रामीण बस्तियों में तो स्कूलों की जो मात्रा है वो 5वीं और 8वीं तक देखने को मिलते हैं। थोड़े बड़े जो गांव हैं वहां पर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के स्कूलों की प्रधानता भी देखने को मिलती है। लेकिन इससे उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए समीप आसपास के गांवों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती। इसी कारण मजबूर होकर लोगों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने की, स्नातक और स्नातकोत्तर और साथ साथ में विभिन्न प्रकार के प्रोफेशनल जो कोर्सेज हैं, चाहे वो IIT के रूप में हो या मेडिकल संबंधी कोर्स हो या फिर नेट PhD का वगैरह का एग्जाम हो, ये बड़े जो कोर्सेज होते हैं उनकी शिक्षा ग्रहण करने के लिए उन्हें अपने पास स्थित जो बड़े शहर हैं उनकी ओर जाना पड़ता है, क्योंकि ऐसे बड़े शहरों के अंदर उच्च शिक्षण संस्थान होते हैं, बड़े बड़े कॉलेज होते हैं, बड़े बड़े तकनीकी संस्थान होते हैं और साथ साथ में चिकित्सा संबंधी जो सुविधाएं होती हैं वो भी शहरी क्षेत्रों के अंदर सबसे उच्च विकसित स्वरूप को दर्शाती हैं। ग्रामीण अधिवासों में चिकित्सा की पर्याप्त सुविधा नहीं होती, केवल स्थानीय स्तर पर सरकारी अस्पताल संचालित होते हैं। लेकिन जैसे ही आप शहरी क्षेत्रों की ओर जाओगे, नगरीय अधिवासों की ओर जाओगे, वहां पर चिकित्सा की व्यवस्था अत्यधिक मजबूत देखने को मिलेगी। एक से बड़े एक आपको सरकारी और निजी दोनों प्रकार के अस्पतालों की सुविधा देखने को मिलेगी और उनके अंदर भी बड़े बड़े चिकित्सक, नामी और अनुभवी चिकित्सक आपको देखने को मिलेंगे। तो ये नगरीय अधिवासों की और एक विशेषता हो जाती है कि नगरीय अधिवास जो होते हैं उच्च शिक्षा और साथ साथ में अच्छी चिकित्सा की सुविधा प्रदान करने वाले क्षेत्र होते हैं। इसके अलावा जटिल श्रम विभाजन की प्रक्रिया, ग्रामीण अधिवासों में केवल प्राथमिक क्रियाकलापों की स्थिति मुख्य रूप से हमें देखने को मिलती है, लेकिन नगरीय अधिवासों के अंदर बहुत सारे क्रियाकलाप देखने को मिलते हैं। उद्योग धंधों वाले मिलते हैं, सेवा संबंधी क्रियाकलाप भी मिलते हैं, शिक्षण संबंधी क्रियाकलाप भी मिलते हैं,
अनुसंधान और नीति निर्माण संबंधी क्रियाकलाप भी देखने को मिलता है। तो आपस में लोगों के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उनका श्रम का जो प्रकार वो अलग अलग होता है। यहाँ पर कुशल श्रमिक भी मिलते हैं, अर्धकुशल श्रमिकों का स्वरूप भी देखने को मिलता है और अकुशल श्रमिकों का स्वरूप भी देखने को मिलता है। तो नगरीय अधिवास जटिल श्रम विभाजन की प्रक्रिया को प्रदर्शित करते हैं। सामाजिक प्रगाढ़ता का अभाव, देखो ग्रामीण अधिवासों में सामाजिक प्रगाढ़ता अधिक पाई जाती है। लोग एक दूसरे को चाहते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार होते हैं, लेकिन शहरी क्षेत्रों में ऐसी सामाजिक प्रगाढ़ता का अभाव मिलता है। शहरों में सिर्फ व्यक्तिगत हितों को प्रधानता दी जाती है, सामाजिक हितों का यहाँ पे कोई मूल्य नहीं होता। एकल परिवारों की जो प्रधानता पाई जाती है उसके कारण सामाजिक भावना का यहाँ पे अभाव देखने को मिलता है। तो पड़ोसी क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है इस चीज से हमें कोई मतलब नहीं, सिर्फ हमें परिवार पर ध्यान देना पड़ता है, हमारे परिवार पर ध्यान देना पड़ता है। तो आपसी लोगों के बीच में जो भाईचारे की भावना होती है, सामाजिक जो प्रगाढ़ता की स्थिति होती है, उसका पूर्ण रूप से नगरीय अधिवासों के अंदर आपको अभाव देखने को मिलने वाला है। और साथ साथ में एक और अंतर आपको देखने में, तीव्र सामाजिक और आर्थिक अंतर। देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर लोग कृषि में संलग्न रहते हैं, इसीलिए उनमें ज्यादा सामाजिक वर्ग विभेद नहीं होता। लेकिन नगरीय अधिवासों के अंदर लोगों के क्रियाकलाप अलग अलग प्रकार के होते हैं। कोई उद्योगों में संलग्न मिलता है, कोई सेवाओं में संलग्न मिलता है, कोई नीति निर्माण में संलग्न मिलता है, कोई अनुसंधान में संलग्न मिलता है। तो जैसे जैसे लोगों के कार्य अलग अलग होते हैं, उनके द्वारा प्राप्त किया जाने वाला वेतन भी अलग अलग प्रकार का होता है। और जैसे जैसे आमदनी कम या ज्यादा मिलेगी तो सामाजिक भिन्नता की स्थिति देखने को मिलेगी। नगरीय अधिवासों में एक तो बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल सोसाइटी भी हमें देखने को मिलने वाली है, वहीं दूसरी ओर कच्ची बस्तियों में रहने वाले गरीब तबके के लोग भी हमें देखने को मिलने वाले। तो यहाँ पर सामाजिक और जो आर्थिक स्थिति होती है उसके बीच में बहुत अधिक अंतर देखने को मिलता है, और इसी का हम तीव्र सामाजिक और आर्थिक अंतर की स्थिति के अंदर क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो बच्चों ये जो आज का हमारा वीडियो था उसमें हमने चर्चा की कि नगरीय बस्तियां तो हम किसे कहेंगे, और साथ साथ में विश्व में मिलने वाली नगरीय बस्तियों की पहचान किन किन आधारों पर की जा सकती है, या फिर हम ऐसा कहें कि नगरीय बस्तियों को किन किन आधारों पर वर्गीकृत किया गया, उनकी प्रमुख जो विशेषताएं होती है वो कौन कौन सी होती। तो किसी भी क्षेत्र में मिलने वाले लक्षणों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये ग्रामीण बस्ती है या ये शहरी बस्ती है। तो जहां भी आपको ये सारी दशाएं देखने को मिलेंगी, निश्चित रूप से ऐसी बस्ती का जो स्वरूप होने वाला होगा वो नगरीय अधिवास के रूप में होने वाला होगा। तो नगरीय अधिवासों के लक्षण और नगरीय अधिवास से संबंधित ये जो हमारा वीडियो था यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में हम फिर मिलेंगे बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।